नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ गाजियाबाद वैशाली से। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स, कवि के साथ कॉफ़ी, अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति और मीट B5 के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले सप्ताह से मैंने अपनी साप्ताहिक श्रृंखला मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान के अंतर्गत आभा मंडल के रंग नित नूतन प्रसंग में पहला जो श्रृंखला का पहला जो वाचन था वो पिछले बुधवार को किया और आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपना दूसरा वाचन लेकर। और ये वाचन भी उसी साप्ताहिक श्रृंखला के अंतर्गत है जिसका नाम है आभा मंडल के रंग नित नूतन प्रसंग। यदि आपने मेरी अनाउंसमेंट जो मैंने करी थी जिसमें मैंने सूचना दी थी कि आज मैं शाम को 5:30 बजे आऊँगी, उसे यदि ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने जो विषय आज के लिए चुना था वो था कोन से ऊंचाई दृष्टि में समाई। और आप ये कह सकते हैं कि कोन बहुत ही गणित का शब्द है और ऊंचाई भी गणित का शब्द है। तो ऐसा नहीं है कि मैं साहित्य की दीर्घा में बैठे आप जैसे विद्वान और विदुषी जनों के समक्ष गणित का कालांश लेकर आई हूँ। सच यही है कि हम जिस कोण की बात मैं कर रही हूँ वो किसी पाठ्यक्रम में पढ़ाया ही नहीं जाता। वो एक ऐसा कोण है जो जिंदगी के अनुभव हमें सिखा डालते हैं। मैं बात नहीं कर रही त्रिकोण की या षटकोण की, मैं बात नहीं कर रही ऊंचाई की या हाइट की, मैं बात कर रही हूँ दृष्टिकोण की। ये हमारा दृष्टिकोण है जो ये निर्धारित करता है कि हम जीवन में कितना आगे और कितना ऊंचा जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोण से ऊंचाई दृष्टि में समाई। हमारा नजरिया, हमारा सोच, हमारी मनोवृत्ति और हमारा अपने आसपास के परिवेश को देखने समझने का नजरिया और वृत्ति जो होती है वो निर्धारित करती है कि हम सफलता पाते हैं तो कितनी ऊंची तक सफलता पा सकते हैं या कितनी आगे तक अपने ध्येय और लक्ष्य की प्राप्ति में निकल सकते हैं। कहना ना होगा कि मनोवृत्ति जो होती है या हमारा दृष्टिकोण जो होता है वो पनपता है। हम नजरिए के साथ पैदा नहीं होते हैं, हम बहुत भोलापन लिए पैदा होते हैं। जब हम बालक या शिशु रूप में आते हैं तो हमारा कोई नजरिया नहीं होता, सिर्फ पहचान होती है अपनों की, परायों की, भूख की और शारीरिक आवश्यकताओं की। बहुत ही एक इनोसेंट जीवन होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा नजरिया बनने लगता है। इसलिए ये आवश्यक है समझना कि नजरिया होता क्या है। देखिए, नजरिया मनोवृत्ति या सोच का वो भाव है जो हमारे अंदर निहित हो जाता है और हमें पहचानने में उसे बहुत देर लगती है। यह आईने में दिखाई नहीं देता लेकिन लोगों की आंखों में पढ़ा जा सकता है। हम अपने नजरिए को खुद पहचानने की यदि क्षमता रखें तो हम अपनी जिंदगी का ध्येय, जिंदगी का मोड़ और सफलता की वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं जो न सोची गई, न जानी गई, न मानी गई। एक और बात जो उठ के सामने आती है वो ये आती है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी सफलता तय करता है या हमारी योग्यता। इसमें विरोधाभास हो सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए जरा रुकिए और सोचिए कि यदि योग्यता हमारी सफलता का राज हो जाती तो फिर एक जैसी योग्यता रखने वाले दो लोग एक जैसे स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पाते। यह भी माना जाता है कि योग्यता और दृष्टिकोण इसलिए सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते क्योंकि लोगों के परिवेश एक जैसे नहीं होते, इसलिए उन्हें एक जैसी सफलता का स्तर नहीं मिलता। लेकिन यदि हम आज इसका अवलोकन करेंगे और विश्लेषण करेंगे तो आप भी पाएंगे कि एटीट्यूड हमारा ऑल्टीट्यूड डिटरमिन करता है। हम ये निर्धारित हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया और मनोवृत्ति तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे, ऊंचे जाएंगे या वहीं रहेंगे जहां से शुरू हुए। एप्टीट्यूड, जिसे हम योग्यता कहते हैं, जिसे हम स्किल्स कहते हैं, जिसे हम कौशल कहते हैं, ये सहायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन सफलता की जो डगर होती है उसमें मुख्य किरदार सिर्फ हमारी मनोवृत्ति का होता है। आपने बॉलीवुड की कई पिक्चरें देखी हैं जो इस बात पर आधारित रही हैं। चक दे जैसी जो पिक्चर है उसमें अंत में सिर्फ जीत और हार का फैसला दृष्टिकोण के बदलाव ने किया, मनोवृत्ति के बदलाव ने किया। और ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। हम कितनी आगे जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, ये बात निर्धारित करती है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, सोच क्या है, नजरिया क्या है, मनोवृत्ति क्या है।
मानव एक सामाजिक प्राणी है, हमें समूह में काम करना पड़ता है, हमें सामाजिक परिवेश में काम करना पड़ता है। परिवार भी एक समूह हो जाता है, समाज जिसमें हम रहते हैं वो एक समूह हो जाता है, कर्म क्षेत्र जहाँ ऑफिस है वो सब एक समूह और एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो यही इस बात को तय करता है कि हम कितना आगे जाएंगे या कितना दूर तक जाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। लेकिन क्या होता है दृष्टिकोण, क्या कैसे विकसित किया जा सकता है ये दृष्टिकोण, ये भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, हमारा जो दृष्टिकोण है वो पनपता है, वो धीरे धीरे करके एक एक कदम करके हमारे अंदर अपना स्थान बना सकता है। और दृष्टिकोण कैसे पनपता है, दृष्टिकोण कैसे बन जाता है, ये निर्भर करता है कि हमारी तहजीब क्या है, हम किस कल्चर से आए हैं, हमारे सनातन मूल्य क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हम किन चीजों को महत्व देते हैं जिसे हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं, हमारी परवरिश कैसी है, हमारा परिवेश कैसा है, हम अभी भी शारीरिक हिस्सों की लड़ाई लड़ रहे हैं या हम तैयार हैं अपने जीवन में आगे बढ़कर कुछ करने के लिए, हमारा जज्बा क्या है, क्या हमने अभी तक अपने चरित्र और व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया है या नहीं किया। ये सब चीजें हमारे जीवन के नजरिए को किसी ना किसी रूप में जरूर गढ़ती हैं, किसी ना किसी रूप में उसमें बदलाव और उसमें इजाफा जरूर करती हैं। जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं तो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण हमें आईने में दिखे ना दिखे, लोगों की आंखों में झलकता है, और वो इसलिए झलकता है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। हम ना चाहते हुए भी वो सारे सूत्र दे देते हैं जिससे लोग ये बता पाने में सक्षम हो जाते हैं कि हम किस तरह के इंसान होंगे। हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति क्या है, क्या सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्या नकारात्मक दृष्टिकोण है, क्या हम ऑप्टिमिस्ट हैं, क्या हम आशावादी हैं, क्या हम निराशावादी हैं, क्या हम हर चीज में शिकायत करते हैं या शिकायत में समाधान ढूंढते हैं। ये सब चीजें दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दृष्टिकोण से ऊंचाई का पता चलता है, लेकिन तब तक जब तक हम अपने नजरिए को अपनी नजर में सामने रखें। यदि हम दृष्टिकोण के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो ना तो हम सफलता का मार्ग गढ़ सकते हैं और ना ही वहां तक पहुंच सकते हैं जहां ये तय किया जा सके कि हम अपने सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचे उछल रहे हैं, या वहीं खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। उन व्यवहारिक गुणों की मैं बात करूंगी जो ये ना चाहते हुए भी सामने वाले को बता देती हैं कि आपका नजरिया सकारात्मक है, आशावादी है, सहयोग करने वाला है या दुराव बनाने वाला है, जुड़ाव के लिए प्रेरित करता है या दुराव के लिए प्रेरित करता है, आप टकराव के हिमायती हैं या आप साथ चलकर आगे चलने के हिमायती हैं। यदि हम मैत्री में विश्वास रखते हैं और चेहरे पे मुस्कान लिए रहते हैं तो हो ही नहीं सकता कि हमें दोस्त ना मिले। चेहरे की मुस्कान, वाणी की पहचान, दोनों ही चीजें बिना कहे ये बता देती हैं कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यदि हम हमेशा शिकायत करेंगे, निराशावादी होके रहेंगे और गलतियां ढूंढने का प्रयास करेंगे, जगह जगह पर यह बताएंगे कि क्या ठीक नहीं था, तो हम उस तरह अपने आप को हम दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तभी हम शिकायत करते हैं, तभी हम मील मेख निकालते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा नजरिया जिंदगी के प्रति, हमारी ऊर्जा जिसे हम वाइब कहते हैं, लोगों तक अपने आप पहुंच जाती है। हम यदि विनम्र और सभ्य व्यवहार करते हैं तो लोगों के मन में स्थान तब भी बन जाता है जब लोग हमसे मिले हुए नहीं होते। यदि हम समय का सम्मान करते हैं, अपने समय का और दूसरे के समय का, तो आवश्यक है कि लोग एक क्षण को बैठकर सोचते हैं कि इसकी जिंदगी सुलझी हुई होगी तभी वो समय का सम्मान भी कर पा रहा है। समय जो कहता है वो करता है। जो बात पिछले 2 दिन से भाई सत्यप्रकाश पांडे कह रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर। कथनी और करनी में अंतर तब भी आता है जब हम अपने समय का सम्मान नहीं करते। ये भी दृष्टिकोण को निर्धारित करता है, ये भी दृष्टिकोण को पोषित करता है। हम अपनी योग्यता के आधार पर यदि श्रेष्ठतम स्तर पर काम करते हैं और मददगार होने की चेष्टा करते हैं, सहायता करते हैं, सहिष्णुता और सहयोग करते हैं, जिसे हम कोऑपरेशन भी कह सकते हैं, हेल्पफुलनेस भी कह सकते हैं, ये जो माइंडसेट होता है, ये जो मनोवृत्ति होती है, ये आपको सहयोगी पक्ष की तरफ लेकर चलती है।
ये बताती है कि आप जिंदगी के खेल में जीतने या हारने के लिए नहीं है, साथ चलने के लिए है। ये जो मनोवृत्ति होती है, जो ये कहती है कि मैं श्रेष्ठतम स्तर पर जब काम करता हूं या करती हूं तो भी मैं अपने साथ लोगों को लेकर चल सकता हूं या चल सकती हूं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपना विकास नहीं सबका विकास सोचते हैं, ऐसे लोग जो अपने स्तर को सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ बनाकर रखते हैं क्योंकि उनके श्रेष्ठ होने से बाकी लोगों के अंदर भी श्रेष्ठता का भाव आ सकता है, ऐसे लोग सफलता की ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि आपकी मनोवृत्ति निर्धारित करती है कि आप कहां तक जा पाएंगे। जब हम सामूहिक परिवेश में काम करते हैं और एक निर्धारित लक्ष्य रखते हैं, एक गोल बनाते हैं और उस गोल के प्रति सजग सचेत रहते हैं, तो हम एक क्रियान्वयन की शैली भी बनाते हैं, एक प्लान भी बनाते हैं, एक योजना भी बनाते हैं कि उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे। सामूहिक परिवेश में ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी योग्यता के श्रेष्ठतम स्तर पर सतत काम करते रहें, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हतोत्साहित ना होने दें। ये बहुत आवश्यक होता है और ये कहा जाता है कि ये कुशल नेतृत्व की पहचान है, लेकिन ये कुशल नेतृत्व से अधिक एक इंसान की पहचान है कि वो अपनी श्रेष्ठतम योग्यता के स्तर को सर्वश्रेष्ठ योग्यता का स्तर ना माने, ना अपना ना किसी और का, क्योंकि वहां से शुरू होती है गरूर की यात्रा जो स्वयं एक नकारात्मक दृष्टिकोण को पोषित करती है। यदि हम सकारात्मक ऊर्जा को लेकर चलेंगे, सामूहिक भाव को लेकर चलेंगे, किसी भी परिवेश में, मैंने आपसे कहा परिवार का हो, कर्म क्षेत्र का हो, खेल का मैदान हो या समाज में एक इकाई हो और यहाँ तक कि देश में, यदि हम सबके साथ चलने का प्रयास करेंगे, सामूहिक एकत्व को भाव देंगे, तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी रहेगा। सिर्फ अपनी जीत को जीत ना समझना भी एक दृष्टिकोण है जो ये निर्धारित करता है कि जब आप जीत की सबसे ऊंची सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो आप अकेले पहुंचेंगे या सबके साथ पहुंचेंगे। मजा आपको अकेले नहीं आएगा। आप कहीं भी पहुंच जाइए, अगर आप अकेले हैं और आप इंसान हैं और आप सामाजिक प्राणी हैं तो आप इंतजार करते हैं कि आपको बाकी लोग मिले। ये जो सेल्फी का माहौल है, ये क्या है? हम सेल्फी लेके जो डालते हैं उन लोगों के लिए डालते हैं जो हमारे साथ नहीं थे। इसमें स्नेह और प्यार से अधिक वो भूख है जो ये दिखाती है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। देखिए, हम सामूहिक परिवेश में यदि अपना श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ लाने का प्रयास करते हैं, अपनी योग्यता के उच्चतम स्तर पर होते हैं, तो भी हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो दूसरे इंसान हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके पास भी उनकी योग्यता का श्रेष्ठतम स्तर है। हर स्तर में अपनी अपनी निजी योग्यता के श्रेष्ठतम स्तर में भी हम एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। अपने आप में हम कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। सामूहिक संपूर्णता ही विजय पताका फहरा सकती है। एकांत में मिली हुई विजय का भी महोत्सव नहीं बनाया जा सकता। हमारी उपलब्धियां कभी भी एकल नहीं होती हैं। ये हम कहते हैं कि हमारी उपलब्धियां, हमारी डिग्रियां, हमारी क्वालिफिकेशंस, ये सब हमारी हैं। अगर आप ध्यान से बैठकर सोचेंगे तो ये भी आपकी अपनी नहीं है। उस माँ से पूछिए जो रात भर जागी थी, जिससे आपने जब आप डिग्री की तैयारी कर रहे थे। उस पिता से पूछिए जिसके स्वेद बिंदु से आप उस डिग्री तक पहुंचे। कभी भी ये मान लेना कि मेरी उपलब्धि केवल मेरी है, एकल मेरी है, ये गलत है। क्योंकि यदि सागर में जल देखा जाए तो बहुत होता है, लेकिन याद रखिए नदियों से लिया हुआ उधार होता है। सागर भी जब अपनी संपूर्णता पाता है तो तभी जब नदियों को अपने अंदर विलीन कर लेता है। हम सभी सामाजिक प्राणी एक दूसरे के प्रति पूरक योग्यताएं लेकर आते हैं, पूरक श्रेष्ठता लेकर आते हैं। इसलिए अकेले में हासिल की गई विजय कोई विजय होती ही नहीं है। और ये आपको अपने दृष्टिकोण में भर लेना चाहिए कि ये अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये बहुत बार कहा जाता है, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामूहिक एकता भी उतनी ही आवश्यक है अगर आप भाड़ तोड़ना चाहते हैं। जो एकत्व है वो भाव हमें सफलता की ओर प्रेरित करता है। योगदान देने का जो ये जज्बा, ये जो नजरिया है, ये भी बताता है कि सामर्थ्य ना होते हुए भी हम सीख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एटीट्यूड या दृष्टिकोण सामर्थ्य से, शिक्षा से, विद्या से
अधिक बलशाली है जीवन की सफलता दिलाने के लिए। उसका कारण बहुत सिंपल है, उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा आपकी योग्यता निर्धारित कर सकती है और योग्यता आपको अवसर दे सकता है। अवसर की टेबल तक जब आप पहुंच जाते हैं तो अपनी जगह बना पाने के लिए सिर्फ दृष्टिकोण काम आता है। दूसरा कारण यह भी है कि विद्या भी बदलती है, शिक्षा भी बदलती है, पद्धतियां भी बदलती हैं, नई तकनीक भी आती है और समाज के आंकलन का तरीका भी बदल जाता है। लेकिन एक चीज जो आपकी बेहद निजी है और चिरस्थायी है, वो है आपका दृष्टिकोण। मैं ये नहीं कहती कि दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टिकोण निर्धारित करेगा कि आप सफल होंगे या असफल रहेंगे। एक और बात अक्सर उठ के सामने आती है कि टैलेंट या ट्रस्ट, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है। देखिए, प्रतिभा और हुनर और कौशल, उसकी बहुत महत्ता है। इस बात से हम कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम अगर दुनिया में उन लोगों को, विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों को देखें, तो हम ये जानेंगे कि उनकी प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या केवल प्रतिभा उन्हें उस मकाम तक ले गई जहां वो खड़े हैं, या उसके पीछे वो सब साधना थी जो उन्होंने की, वो सब मेहनत थी जो उन्होंने की। साधना करने के लिए, मेहनत करने के लिए, प्रयास करने के लिए दृष्टिकोण सामने आता है। प्रतिभा अकेली आपको सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचा सकती, सहायक भूमिका दे सकती है। अब हम सामूहिक परिवेश में यदि बात करें, आप में योग्यता है, आप एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको अवसर जब दिया जाता है तो अवसर इस बात पे दिया जाता है कि लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके समूह में हैं, आपके प्यार करने वाले हैं, आपको जानने वाले हैं, वो आप पे भरोसा करते हैं। आप अपनी योग्यता से पहले अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हैं। तो बड़े वो लोग हैं जो आपकी विश्वसनीयता के आधार पे आपको मौका देते हैं स्वयं को सफलता के मार्ग पर लेकर चलने के लिए। आपका पहला कदम जो सफलता के मार्ग पर उठता है, वो आपका दृष्टिकोण तय करता है। यदि लोगों को आपके साथ काम करने में आनंद आता है, उन्हें आप पर उनको आप पर भरोसा होता है, तब मिलता है वो पहला मौका सामूहिक परिवेश में। आपको उस समय निर्धारित ये करना है कि मुझे योग्यता सिद्ध करनी है, या मुझे विश्वसनीयता पे खरे उतरना है, या उस सामूहिक एकत्व को श्रेष्ठता देनी है अपनी योग्यताओं से, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूं, मेरी एकल योग्यता हर हाल में अपूर्ण ही है। ये बात समझना बहुत आवश्यक हो जाता है जब हम एक सामूहिक परिवेश में भी काम करते हैं। हम परिवार में भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है। जब घर का बड़ा बच्चा जिम्मेदारी संभालने के काबिल हो जाता है, तो माता पिता जिम्मेदारी की जिम्मेदारी की थाती देने से पहले उस पर विश्वास दिखाते हैं कि तुम कर सकते हो। और फिर चाहे गलतियां हो या ना हो, वो बात की बात उनसे सीखा जा सकता है, लेकिन विश्वास के बिना वो पहला मौका आपको कभी नहीं मिलता। और विश्वास आपका दृष्टिकोण उन लोगों में भरता है जो ये चाहते हैं कि आप सफलता के मार्ग पर चलें। इसलिए जब आपको कोई अवसर देता है, जब आप पर कोई भरोसा रखता है, तो उस बात का मान कीजिए अपनी योग्यताओं पर नहीं, अपनी उपलब्धियों पर नहीं। आपकी प्रतिभा हो या योग्यता, आपकी उपलब्धि हो या सफलता, वो आपको केवल अवसर के द्वार तक लेकर जा सकती है। उन लोगों में विश्वास पैदा करने का काम आपका दृष्टिकोण करता है, आपकी मनोवृत्ति करती है, आपका नजरिया करता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी ये पिक्चर्स हैं, चाहे वो सुपर 30 हो, चाहे वो चक दे हो, और ऐसे आपने अपने आसपास के परिवेश में भी देखा होगा कि हमारे पास परफेक्ट, जिसको हम कहते हैं, सिचुएशन नहीं भी होती, हमारे पास ए लेवल के संसाधन नहीं भी होते, तो भी हम बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हम ए लेवल के संसाधन बटोरने के लिए कम और जो है उससे आगे बढ़ने का प्रयास अधिक कर रहे होते हैं। एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये कहानी मेरे को हमारे ऑफिस में सुनाई गई थी जब मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे गई थी, और ये बात आज तक मुझे याद है। इस कहानी का शीर्षक था गो फॉर गोल्ड। 2 मिनट में मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है अफ्रीका के जंगलों में, जहां सोने की खदान होती है और वहां पे लोग सोने की खुदाई करते हैं, सोना ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि सोने की खदान में मिट्टी अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। यदि आप दोनों का घनत्व देखें तो मिट्टी बहुत अधिक निकलेगी और सोना बहुत कम। और जो मजदूर हुआ करते थे, उनसे वो पूछा करते थे कि आप रोज सुबह आके एक काम करते हैं
और आपको ये भी नहीं पता होता कि आज आप सोने तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। मिट्टी से मिट्टी निकाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोना भी होगी तो आप उसे फेंक देंगे। तो वहां काम करने वाले मजदूरों ने ये कहा कि जब हम खुदाई कर रहे होते हैं तो हम मिट्टी नहीं ढूंढ रहे होते, हम केवल सोना ढूंढ रहे होते हैं। ये वही बात है कि शिल्पकार पत्थर में पत्थर नहीं भगवान दिख रहा होता है, इसलिए वो प्रतिमा गढ़ देता है, इसलिए वो आकृति गढ़ देता है। ये है नजरिया। किसी को पाषाण में भगवान दिखाई दे जाते हैं और किसी को खदान में भी सोना निकालने की महारत हासिल हो जाती है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है जो उसे ढूंढना चाहिए। ये आशावादी होना नहीं है, ये सकारात्मक होना नहीं है, ये है दृष्टिकोण का फेरबदल, जो ये निर्धारित करता है कि मुझे अपने ध्येय में, खदान में काम कर रहे मजदूर का ध्येय केवल इतना है कि उसे सोना खोज खोज कर अपने मालिक को देना है। तो वो ये कहता ही है कि मैं मिट्टी नहीं देखता, उस मिट्टी में मैं सिर्फ सोना खोज रहा होता हूँ। बहुत सुंदर कहानी है जिसने मुझे ये बात समझाई कि गो फॉर द गोल्ड, जिसमें जो अच्छा है उसको देखो, उसको ढूंढने का प्रयास करो। ये दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, क्योंकि जब आप गलती या कमी या बुराई ढूंढने की प्रयास करेंगे, उसके लिए आपको बाजार जाना ही नहीं है, वो आपको बहुत मिल जाएगी। ढूंढना आपको सोना ही है। गो फॉर द गोल्ड। एकलव्य को देखिए आप, गुरु द्रोण उसके गुरु नहीं बनते हुए भी उसने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। जब गुरु दक्षिणा मांगी गई तो उसने अपना अंगूठा भी दे दिया, क्योंकि ही वॉज गोइंग फॉर द गोल्ड। वो तब भी स्वर्णिम गुरु का शिष्य होना चाहता था। ये होती है पहचान सकारात्मक दृष्टिकोण की, ये होती है पहचान सफल होने वाले लोगों के उस मनोवृत्ति की जो कहता है कि हर बुराई में अच्छाई छिपी हुई होती है। सामूहिक परिवेश में जब हम होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, विचारों की संप्रेषणीयता नष्ट होने लगती है। 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, 40 लोगों के बीच में बात पूरी तरह पहुंच नहीं पाती। कुछ भी हो, इसमें तकनीक की बात छोड़ भी दीजिए, कई बार हम भावनाओं में आकर भी अपनी बात संप्रेषणीयता तक नहीं ले जा सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ हम स्वयं ही नहीं समझ पाते। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि टकराव अंतिम विकल्प होना चाहिए। टकराव की स्थिति यदि हम अपने ऊपर लाद रहे हैं तो वो तभी संभव है जब हम उसको हावी होने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले मौके पर हमें टकराव करना है, तो हम मंथरा या शकुनी का भाव लेकर दाव खेल रहे हैं। उसे पॉलिटिक्स करना कहते हैं, राजनीति करना कहते हैं। इसलिए सामूहिक परिवेश में अपनी पहचान को इस राजनीतिक दावपेंच से दूर रखने के लिए आवश्यक है कि हम समझें कि टकराव का सबसे पहली टकराव की हानि जो है वो है कि वो जुड़ाव का अंत कर देता है। नजरिया इस बात को तय करता है कि हम स्वयं के प्रति कितने जागरूक हैं। चाहे वो गो फॉर गोल्ड की बात हो या शकुनी या मंत्रा के भाव की बात हो, ये दोनों ये बात बताती हैं कि हमें काम सिर्फ अपने आप पर करना है, हमें लोगों को नहीं स्वयं को बदलना है। और सुधार की जो क्षमता होती है, बदलाव की जो क्षमता होती है, वो हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि हम सुधार या बदलाव की क्षमता के साथ आगे चल रहे हैं या टकराव में अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, चूज योर बैटल्स वाइजली। आपको कौन सी जंग लड़नी है इसके बारे में सोच करने का हक आपके पास है और उस समझदारी से चुनिए। हर लड़ाई में स्वयं को सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। सच यही है कि कई बार लड़ाई का चयन करना भी आवश्यक नहीं होता। यदि हम टकराव का प्रथम चयन कर लेते हैं, यदि हम कॉन्फ्लिक्ट को चुन लेते हैं, यदि हम तकरार को चुन लेते हैं, तो सबसे पहले नजरिए का जो धनी व्यक्ति होता है वो ये कोशिश करता है कि तकरार में तर्क हो और तर्क पे बात लाके खत्म की जाए। ऐसे लोग फिर भी सफलता के पहिए को लक्ष्य के शिखर तक ले जाने में सक्षम होते हैं, किंतु जो सिर्फ तकरार में स्वयं को सिद्ध करते हैं, स्वयं के नजरिए को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं या स्वयं की धारणा पे को सत्यापित करना चाहते हैं, वे लोग कभी भी सफलता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। एक और चीज जो सामूहिक परिवेश में अक्सर होती है, जब संप्रेषणीयता खत्म हो जाती है, जब हम टकराव का मार्ग भी ले लेते हैं या हम उस स्थिति में आ जाते हैं जब हम दाव खेल के स्वयं को सही सिद्ध करते हैं, वो होती है दोषारोपण की बात। जब दोषारोपण किया जाता है तो हम ये बात भूल जाते हैं कि हम
किसी और को दोषारोपण कर किसी और पर अपने ही संकीर्ण नजरिए का परिचय दे रहे हैं। संकीर्ण नजरिया कभी भी दूसरे को दोष देने के बावजूद भी सफलता के मार्ग पर नहीं जा सकता। उसका कारण यह है कि यदि हम स्वयं में अपूर्ण है, यदि ये मान लिया जाए कि सामूहिक शक्ति में या सामूहिक परिवेश में या कर्म क्षेत्र में, टीम में, परिवार में हम सबकी जो निजी योग्यता है वो जब पूरी तरह से मिल जाती है, कलेक्टिव हो जाती है, तब हमारे पास वो संपूर्ण शक्तियां आ जाती हैं जिनके हिसाब से हम सफल हो सकते हैं। यदि हम अपूर्ण हैं तो हम दूसरे के ऊपर दोष दे ही कैसे सकते हैं? वो भी अपूर्ण, आप भी अपूर्ण। ऐसी स्थिति में योग्यता और संपूर्णता दोनों को समझ पाना बहुत आवश्यक है। यही हमेशा याद रखना चाहिए कि अंधेरे में प्रकाश करने के लिए रुई की बाती घृत पीती है, जलती है, लेकिन नाम दिए का होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ये बात समझ सकें कि शक्ति केवल सामूहिक एकत्व में है। सामूहिक सफलता ही निजी सफलता कहला सकती है। और ऐसी स्थिति में जब बात टकराव की आने लगे, तकरार की आने लगे, तर्क वितर्क की आने लगे, तो सोचना चाहिए कि समूह का, संगठन का, कर्म क्षेत्र का, परिवार का जो मान सम्मान है वो हमारे निजी मान सम्मान से सर्वोपरि है, वरीयता में ऊपर है। अब हम अपने अनुभव से क्या सीखते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि नजरिया क्या बदला जा सकता है। क्या हम अपने नजरिए के ऊपर काम कर सकते हैं? क्या वो चीजें हैं जो ये सिद्ध कर सकती हैं कि हम अपना नजरिया बदलते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि जो लोग टकराव, तकरार या तर्क वितर्क के उलझाव में उलझ जाते हैं, वो लोग अक्सर वो ऑरा, वो वाइब्स, वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं दे पाते जिससे उनके दृष्टिकोण की सकारात्मकता उजागर होती है, उनके अंदर निहित आशावादी तत्व सामने आते हैं, उनका जो आनंद तत्व है वो कहीं धूमिल पड़ने लगता है। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है कि वो ऊर्जा को चूस लिया करते हैं। ऐसे लोग यदि आपके साथ होते हैं तो आपकी भी आगे बढ़ने की क्षमता और शक्ति कम होने लगती है। देखिए, दृष्टिकोण जो है, मनोवृत्ति जो है, नजरिया जो है, वो ट्रेनिंग से, स्किल से, एजुकेशन से या पाठ्यक्रम से हासिल नहीं किया जाता। वो सीखा जाता है तब जब हम अपना आत्म अवलोकन करने के लिए तैयार होते हैं और अपने अनुभवों से जीतने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, विद्यार्थी होने से पीछे नहीं हटते। तब हम ये कह सकते हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को पोषित करने लगे हैं। दृष्टिकोण के विषय में मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब देखने वाले रावण को भी जब देखते हैं ना, तो उसके अंदर शिव स्तोत्रम उन्हें दिखाई दे जाता है। और जो ना देखना चाहें वो श्री राम को भी सीता का त्याग करने वाले भगवान का नाम दे देते हैं। सो देखना है, सोचना है, समझना है और अपने नजरिए को पहचानना है। अपने लिए भी हमें एक पाकीज़ नजरिया चाहिए। जिंदगी को देखने के लिए एक साफ और नजर के लिए नया चश्मा चाहिए जो ये कहता है कि मैं सिर्फ सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा हूं, मैं अपना विकास भी कर रहा हूं। मैंने जिस कोण और ऊंचाई की बात की उसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना आपका कोण, जितना नजरिया, जितना एटीट्यूड आपका ऊंचे सतत होता रहेगा, विकसित होता रहेगा, मतलब आगे बढ़ता रहेगा, प्रगतिशील होता रहेगा, उतना आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आप को ऐसे परिवेश में पाते हैं जिसमें हमारा नजरिया जो हो सो हो, दूसरों का नजरिया हमें कष्ट देने लगता है। यदि उस टकराव जिसका चयन किसी और ने किया है उसकी दूरी पर हम बैठे हैं, उसका जो बुरा असर है वो मुझ पे पड़ रहा है या हम पर पड़ रहा है, तो हम उससे कैसे बचें? ऐसी स्थिति में मैं सभी को, मेरा जो अपना सोच है, मेरी अपनी सोच वो यही है कि ऐसे लोग एक चीज सिद्ध कर देते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनसे बेहतर हैं। हमें कोशिश ही नहीं करनी पड़ती है सत्यापित करने की कि हम उनसे बेहतर हैं या हम उनसे आगे हैं। वो हमें पीछे से खींच रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो, उनके साथ तकरार में, टकराव में उलझने की कोशिश मत करो। मैं अक्सर मैंने ये बहुत पहले शेर लिखा था और ये बात आज भी जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। मेरी हैसियत सच में नहीं है खुशियां खरीदने की, मेरी हैसियत सच में नहीं है खुशियां खरीदने की, चर्चा में रहने के लिए मैंने लोगों से नाराजगियां ले ली।
मैं चर्चा में रहना चाहूं, मैं आगे बढ़ना चाहूं, मैं सिर्फ खुशियां खरीदना चाहूं, वो संभव ही नहीं है। चर्चा में रहना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं। लोगों की नाराजगी ले लीजिए, अपने उन नाराजगी पे काम करते रहिए, तो आपको अपनी जो दुख की घड़ी है वो अपेक्षाकृत खुशी की घड़ी दिखने लगेगी। जो लोग घृणा या जलन का भाव रखते हैं, या शुक्रिया अदा करना नहीं जानते, या ग्रैटिट्यूड नहीं रखते, या भगवान, या उन्हें हमेशा लगता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं है, वो लोग आगे भी कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो शिकायत करने में विश्वास करते हैं, समाधान ढूंढने में नहीं। ऐसे लोगों से बेहतर है कि आप उनको जवाब ना देकर वक्त को और अपने काम को उन्हें जवाब देने के लिए छोड़ दीजिए। अपनी मानसिकता पर संयम और नियंत्रण रखिए, क्योंकि अक्सर हम स्वयं के प्रति इतने सजग होते हुए भी उस वक्त डगमगाने लगते हैं जब कोई हमारे ध्येय को, हमारे मानसिकता को, हमारे संस्कार को, या हमारी जो सनातन जो मूल्य है उनको चुनौती देने लगता है। ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि हम शालीन रहें, हम विनम्र रहें, हम अपनी धुरी से, अपने मूल्यों की धुरी से, उन जड़ों से ना हिलें, वाणी पर नियंत्रण रखें, संयम रखें और फिर आगे बढ़ें। ऐसी स्थिति में याद रखें कि प्रेम माफी मांग लेता है और अहंकार माफी सुनना चाहता है। यह आपका दृष्टिकोण है कि आप प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या अहंकार के साथ। जीत दोनों ही परिस्थितियों में संभव है, क्योंकि यदि आप माफी मांग लेंगे या वो माफी मांग लेंगे तो सीखने की, सुधार करने की संभावनाएं खुल जाएंगी, और यदि आप अहंकार के माध्यम से अपनी बात को सत्यापित और सिद्ध कर लेंगे तो सीखने का अवसर शायद नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्षणिक सुख आपको मिलेगा कि हम जीत गए। एक और बात जब मैं सभी को जब मैं सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि हम बहुत आसानी से अपने आप को इस योग्य मान लेते हैं कि दूसरों पे हम टिप्पणी कर सकते हैं, या उनका आंकलन कर सकते हैं, या उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। देखिए, गुरुजन ऐसा कर सकते हैं, महागुरु जो होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक परिवेश में जब हम एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक के दूसरे के साथ जी रहे होते हैं, परिवार में होते हैं, यदि पति पत्नी के बीच में ये भाव आ जाए कि मैं पति का मूल्यांकन करूंगा या वो मेरा मूल्यांकन करेंगे, तो हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे। यदि रोज एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जो कहेगा यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, तो हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे। ये नकारात्मकता काम करने वाले को भी पीछे ले जाती है। जब हम समरसता की बात जब हम समरूपता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सब गलतियों के पुतले हैं और सब में सुधार की संभावना है, तो हमें यह भी मानना चाहिए कि सामूहिक एकत्व में यदि हमारी प्रगति संभव है, जब एक दूसरे को आगे बढ़ाने में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें यह भी मानना चाहिए कि एक दूसरे को साथ लेके चलने में यदि हम उन लोगों को पीछे खींच रहे हैं, उन लोगों को नकार रहे हैं जो काम कर रहे हैं या जो अच्छा कर रहे हैं या अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो उसकी ऊंचाई पहले से कम अवश्य हो सकती है। इसलिए सबके साथ चलना आवश्यक है, सबकी पहचान करना आवश्यक है, लेकिन नकारात्मक भाषा, शब्द, शैली किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करनी अनिवार्य नहीं होती। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण हो या नकारात्मक दृष्टिकोण हो, जीना हमें समाज के परिवेश में पड़ता है, और जब हम समाज में रहेंगे, लोग होंगे, रिश्ते होंगे, टकराव तो मिलेगा ही। टकराव होगा तो जख्म और घाव भी मिलेंगे, पीछे से वार भी होगा। इसलिए आवश्यक है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सशक्त करें, क्योंकि तलवार खंजर हो या शाबाशी हो, पड़ती पीठ पर ही है। इसलिए जब आपको शाबाशी मिल रही हो तो झुकने का प्रयास कीजिए, जब खंजर कोई आपको पीछे से मारता है तो सीधे खड़े होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि विचलित होकर वापस वार करने के लिए दृष्टिकोण आप नहीं बना पाएंगे, बनाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो सामूहिकता का अंत होगा। तो चलिए मैं अपनी बात को समापन की ओर लेके चलती हूँ। 5 मिनट 6 से ऊपर हो गए हैं। मैंने आज जो भी बात कही उसमें जो मूल तत्व था वो यही था कि अपने आनंद तत्व को यदि हमने पोषित करना है, सफलता की ऊंचाई तक हमें जाना है, तो 3 चीजें करनी बहुत आवश्यक है। पहला ये कि हमें स्व का आंकलन करना है। दूसरा ये कि हमें हर चीज में गो फॉर गोल्ड करना है,
हर चीज में निहित अच्छाई के पीछे जाना है। यदि गलती के पीछे जाओगे तो आप गलती खरीद के भी ले आओगे, यदि कमी के पीछे जाओगे तो अच्छाई को देख ही नहीं पाओगे। इसलिए गो फॉर द गोल्ड ऑलवेज। और तीसरा ये कि शुक्राना करते रहिए, हमारी स्थिति बहुतों से बहुत बेहतर है। यदि आंकलन में, यदि तुलना में हमेशा अपने आप को कम करोगे या हमेशा ये कहोगे कि जो नहीं मिला, मेरा ग्लास अभी भी आधा भरा हुआ है, तो कभी भी संतुष्टि नहीं पाओगे, सफलता के लिए दृढ़ता और संकल्प नहीं ला पाओगे, प्रतिबद्धता नहीं ला पाओगे। आपका ग्लास अभी आधा भरा जरूर है, लेकिन आपके पास पूरा अवसर है उसे पूरा भर के नीचे उसमें से पानी गिरा पाने की भी। इसलिए आवश्यक है कि अपनी सोच को, अपनी मनोवृत्ति को, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव की तरफ, सकारात्मकता की तरफ, आशावादिता की तरफ केंद्रित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आगे चलने वाले को पीछे से वार करने वाला भी मिलता है, और तूफान में आगे से आने वाला तूफान भी पीछे कर सकता है। तूफान से लड़ने की शक्ति आपके अंदर अगर बनी रहेगी तो पीछे से वार करने वाले अपने आप दूर होते चले जाएंगे। आज के इस वक्तव्य को मैंने कुछ भावों में बांधने का प्रयास किया है। साहित्यिक दृष्टि से शायद ये काव्यात्मकता किसी को भी रिझा ना पाए, लेकिन इसमें निहित मर्म को, इसमें निहित संदेश को, और कह लीजिए कि मेरे अपने वाचन के सार को मैंने कुछ पंक्तियों में बांधा है, जिन्हें आपको सौंप कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो पंक्तियां हैं, लीजिए देती हूं। किसी को नाप कर तौलोगे या पर्ची लगाओगे, किसी को नाप कर तौलोगे या पर्ची लगाओगे, धारणा एक मन में बनाओगे, धारणा एक मन में बनाओगे। अलग है हस्ती सबकी यहाँ पर, अलग है हस्ती यहाँ पर हर शख्स की, फैसला अपने नजरिए से कब तक सुनाओगे, फैसला अपने नजरिए से कब तक सुनाओगे। यहां पर मैंने सिर्फ ये बात कहने की कोशिश की कि आपके पास कभी भी पूरा ज्ञान नहीं होता दूसरे की परिस्थिति का, इसलिए तोहमत या शोहरत दोनों लगाने से पहले सोच लीजिए कि कितनी सही है। दूसरा बंद सौंपती हूं आपको। बेवजह उलझोगे अंधेरों से तो भटक ही जाओगे, बेवजह उलझोगे अंधेरों से तो भटक ही जाओगे। नजरिया ठीक करो अपना, उजाले नजरिया ठीक करो अपना, उजले नजारे ही पाओगे। बेवजह उलझोगे अंधेरों से तो भटक ही जाओगे, नजरिया ठीक करो अपना, उजले नजारे ही पाओगे। और अंतिम मंद सौंपती हूं आपको। अच्छाई बीजोगे तो भलाई काट भी पाओगे, अच्छाई बीजोगे तो भलाई काट भी पाओगे। कभी गलती ढूंढने जाओगे तो खरीद कर भी ले आओगे, जो गलती ढूंढने जाओगे तो खरीद कर भी ले आओगे। सही होकर भी फिर, सही होकर भी गलत फिर तुम माने जाओगे, सही होकर भी फिर गलत तुम माने जाओगे। नजरों का हेर फेर हो तो और बात है आभा, नजरों का हेर फेर हो तो और बात है आभा। नजरिए से मात खाओगे तो फिर मारे जाओगे, नजरिए से मात खाओगे तो फिर मारे जाओगे। मैं यही पंक्तियां आपको सौंप रही थी, और अपने वक्तव्य को मैं, जो लोग नकारात्मक या कहना चाहिए निराशावादी दृष्टिकोण लेकर अपनी जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं, हर चीज में कमी और ग्लास को आधा फुल देखते हैं, शिकायत और समाधान के बीच में शिकायत का चयन करते हैं, टकराव और जुड़ाव के बीच में तकरार को लेकर आते हैं, उन लोगों के विषय में मैंने बहुत पहले एक बार कुछ कटु अनुभव हुए जिंदगी के साथ, तो मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी। वो पंक्तियां मुझे आज भी, जब मैं इस विषय पे मनन कर रही थी, तो सटीक लगती हैं। उन लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि एक अजीब सी दूरबीन लिए फिरते हैं, एक अजीब सी दूरबीन लिए फिरते हैं, बड़ी शिद्दत से मेरी कमी ढूंढते हैं। एक अजब सी दूरबीन लिए फिरते हैं, बड़ी शिद्दत से मेरी कमी ढूंढते हैं। आईना एक उन्हें भी दिखाया जाए जो स्वयं को बिना ऐब ढूंढते हैं, जो स्वयं को बिना ऐब ढूंढते हैं, जो सकारात्मकता के साथ जीने का प्रयास करते हैं, आशावादिता में विश्वास रखते हैं, सामूहिक कल्याण को निजी कल्याण की संज्ञा दे पाने में सक्षम है, और अपना सर्वश्रेष्ठ योग्यता को सामूहिक कल्याण के लिए लगाने में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उसमें शाबाश मिले या ना मिले, चाहे उसमें कोई प्रोत्साहन मिले या ना मिले, पर वो अपने मूल्यों के आधार पर ऐसा करने में विश्वास रखते हैं।
उन लोगों को मैं भी यही कहना चाहूंगी कि यथार्थ में जियो, आसपास हमारा परिवेश ऐसा ही है, लेकिन हमेशा याद रखें कि डोर काटना या थामना जमाने का काम है। डोर काटना या थामना जमाने का काम है। पतंग केवल देखती खुला आसमान है। पतंग केवल देखती खुला आसमान है। पतंग के जैसे बनिए। डोर अगर आपकी कटेगी तो आपके अंदर निहित जो आपका दृष्टिकोण है, आपका अवसर अभी नहीं गया है, आप एक बार फिर उड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डोर काटी नहीं गई है और आप स्वयं उस कट जाने से निराशावादी हो गए हैं, तो फिर कितना भी बड़ा आसमान हो, आप रेंग भी नहीं पाएंगे। तो फिर से कहती हूँ ये पंक्तियां, डोर काटना या बांधना, डोर काटना या खींचना जमाने का काम है। पतंग की उड़ान देखती सिर्फ खुला आसमान है। तो पतंग की उड़ान के जैसे बनिए, क्योंकि पतंग यदि कट के गिर भी जाए तो दोबारा उठने का हौसला रखती है। ऐसी ही मनोवृत्ति के साथ यदि हम अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय पर चलते रहे तो कोई कारण ही नहीं कि हम सफलता के उच्चतम शिखर तक ना पहुंच सके। यही थी मेरी वार्ता जो मैं करना चाह रही थी उस विषय पर, जिसका नाम मैंने दिया था या जिसका शीर्षक मैंने दिया था, कौन की ऊंचाई दृष्टि में समाई। क्योंकि बदलना क्या है, एक सोच ही है। बदलना क्या है, एक नजरिया ही तो है। समझना क्या है, अपने आप को ही तो है। करना क्या है, सबके साथ ही तो है। तो चलिए, आज ये 30 मिनट का समय और आप सबका साथ बहुत अच्छा रहा। आभा मंडल के रंग में आज का प्रसंग था, कौन से ऊंचाई दृष्टि में समाई। आशा है ये वार्ता आपको अच्छी लगी और आपकी प्रतिक्रिया से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मुझे अवश्य मिलता है। जब भी आप इस वार्ता को सुने, जब भी इस वाचन को सुने, इसमें निहित विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसमें क्या सोच का कोई और परिप्रेक्ष्य यदि हो तो उसे जरूर उजागर कीजिएगा, उसे प्रस्तुत कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ चलने में, एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य को साथ लेकर बढ़ने में ही सफलता की ऊंचाई छिपी हुई होती है। मैं आभा मेहता इन शब्दों के साथ आज की शाम आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले बुधवार को फिर से आभा मंडल के साथ एक और नए रंग में। नमस्कार।